हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 15 नंबर के आते हैं। ठीक है। और काफ़ी लोग का ये रहता है कि प्रैक्टिस होती नहीं है, तो वहाँ पे जाके गड़बड़ करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम सीधे एग्जाम हॉल में जो पैराग्राफ सॉल्व कर लेंगे और मेरे 15 में 15 आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये काफ़ी स्कोरिंग रहता है, क्योंकि आपको ये देख के समझ के सॉल्व करना होता है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें आपका समय भी बचेगा, साथ ही साथ 15 और 15 आप ला सकते हैं। तो कैसे, आज मैं बताऊंगी कि आपको कैसे कम समय में आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबर इसमें पूरे के पूरे ला सकते हैं। क्योंकि जो पैसेज होते हैं यानी गद्य और पद्य जो दिया होता है, क्योंकि 15 नंबर का आता है, तो इसमें पूरे में पूरे आते हैं। बहुत लोगों के आए हुए हैं, मेरे खुद के आए हुए हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे जिसमें आप 15 और 15 ला सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये आपका 29 दिसंबर जो 2022 में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसका एक सेट है पूरा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी क्लासेस मिलती हैं। इसमें आपको जो 3 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग हिंदी हो गया, आपका ईवीएस है, सीडीपी है, मैथ पेडागोजी है, ये सभी सब्जेक्टें कवर करते हैं। यानी पेपर 1 की प्रिपरेशन होती है वो 3 बजे होती है। वहीं पे जो पेपर 2 है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको क्लास 5 बजे मिलती है। तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन आपको यही मेरे चैनल से हो जाएगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं, उसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं जीके जीएस कवर कर रहे हैं, एससीईआरटी की सीरीज चल रही है। तो आप वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है। ठीक है। तो ये टाइम ध्यान रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड वो आपको यहाँ से बता दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पैसेज है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग रहता है। यानी मान लीजिए ये पेपर 1 यानी लैंग्वेज 1 में अगर ये 15 नंबर का आता है, साथ ही साथ लैंग्वेज 2 में भी ये 15 नंबर का आता है। ठीक है। तो 15 15 ये 30 नंबर आपके फोकट के मिल जाते हैं, अगर आपने थोड़ी सी समझ बिल्ड कर ली और थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस कर लिया। तो ये जब आपको 30 नंबर मिल जाएंगे तो आपका पेपर क्वालिफाई अच्छे से हो जाएगा। यही प्रोसेस रहता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 1 में भी 30 नंबर मिलते हैं, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में 15 15 नंबर के आते हैं पैसेज, और लैंग्वेज जो पेपर 2 होता है उसमें भी आते हैं। तो ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए हफ्ते में एक बार इसको आपको पैराग्राफ जरूर सॉल्व करना चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार करते भी हैं सॉल्व, डेली नहीं करते हैं, तब भी आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। आपका जो मतलब दिमाग है अच्छे से बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ जो पैसेज है उसको हमको कैसे डील करना है, और इसमें कम समय में आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आप लोग ग्रामर के पीछे मत भागिएगा। देखिए सीटेट में जो ग्रामर है वो सिर्फ 1 या 2 नंबर की आती है। वो जो ग्रामर आती है सीधे यही पैराग्राफ से आती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप जो प्रॉपर तरीके से क्लासेस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ग्रामर के पीछे मत भागिए, क्योंकि सीटेट में जो है ग्रामर नहीं आती है। 1 2 नंबर की आती है, वही पैराग्राफ से रिलेटेड होती है। तो इतना प्रेजेंट ऑफ माइंड सभी का होता है कि नॉर्मल होती है वो, मतलब जो ग्रामर होती है तो आप कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। पैसेज को अगर आप पढ़ते हो तो वहीं से पूछा जाता है, तो आप अच्छे से कर लोगे। तो उसके पीछे मत भागिएगा, आप प्रैक्टिस करिए हफ्ते में एक बार। बाकी जो क्लासेस हैं वो आप करिए, थ्योरी पढ़िए, पीवाईक्यू क्वेश्चन करिए, ये सब कुछ करिए, बट जो है ग्रामर मत पढ़िए, क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पैराग्राफ है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज की ये क्लास में हम लोग यही समझने वाले हैं। तो अच्छे से लास्ट तक इसको देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ने बैठ जाएंगे तो 2 से 3 मिनट, अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड है तो भी आपका इतना टाइम लग जाएगा। वो पैराग्राफ को आप सरसरी निगाहों में भी नहीं पढ़ना है, आपको समझ के पढ़ना होगा कि हाँ आखिर एटलीस्ट पैराग्राफ में किस बारे में कह रहा है। ठीक है। किस सेंस में जा रही हैं बातें, तो ये सब आपको ध्यान रखनी पड़ती है, तभी जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, आप सीधे जाएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आखिर जो है वो पूछ क्या रहा है। वहां से आप की पॉइंट उठाएंगे, फिर पैराग्राफ पे जाएंगे, आप सरसरी निगाहों में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो पहला है, क्योंकि हम लोग पैराग्राफ को स्किप कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, वहां से ये की पॉइंट उठाइए कि आखिर जो क्वेश्चन है वो किस बारे में कह रहा है, क्या हमको इसका आंसर देना है। तो इसमें बात ये कही गई है, नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार जो है कैसा होना चाहिए, यानी जो नियमों के अनुसार है राष्ट्रीय ध्वज, उसका आकार कैसा होना चाहिए, चौकोर, तिकोना, आयताकार या गोल। तो इसमें बात क्या कही गई, नियमों के अनुसार जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार, उसके आकार के बारे में पूछा गया है।
तो अगर आप आकार के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप उस ऊपर से सरसरी निगाहों पे फटाफट देखते आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा नियमों के अनुसार झंडे का आकार जो है आयताकार होना चाहिए। आपको फटाक से आंसर मिल गया। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते फिर आते यहाँ पे तो पैराग्राफ पढ़ के जरूरी नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपके दिमाग में वो फिट हो गया, नहीं फिट होता है, क्योंकि एक दो लाइनें हो तो फिट हो सकती हैं बट पूरा ग्राफ तो आपके दिमाग में फिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वहां से की पॉइंट उठाइए, वहां से ये समझिए कि क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछ रहा है, फिर आप आंसर पे जाइए, मतलब फिर पैराग्राफ पे जाइए, सरसरी निगाहों में ढूंढिए जो की पॉइंट है उस पे, उसके आस ही पास आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये दिया गया है तो इसके आप आगे से भी एक दो लाइनें अगर आगे पीछे पढ़ लेंगे तो वहीं पे उसका आंसर छुपा मिल जाता है। ठीक है, तो कम समय में आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका जो है क्योंकि आयताकार झंडे का ध्वज मतलब राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार कैसा होना चाहिए, आयताकार, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें बात कही गई है राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज बनाए गए हैं उसके नियमों में परिवर्तन पूछा गया है, यानी इसमें जो की पॉइंट उठाना है राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं उसमें परिवर्तन क्या आया है। ठीक है, तो इसमें जो फटाक से हम लोग आंसर उस पे आएंगे पैराग्राफ पे, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी कि 24 घंटे जो है फहराया जा सकता है, यानी आप दिन रात भी उसको फहरा सकते हैं जो नए नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार। तो आपको यहाँ से की पॉइंट फटाक से आपने की पॉइंट ढूंढना, क्योंकि नियमों के अनुसार जो परिवर्तन आया है यानी जो नए नियम बनाए गए हैं उनमें क्या परिवर्तन आया है। तो आपने यहाँ से देख लिया कि नए नियमों के अनुसार, तो आपको की पॉइंट मिल गया। आपको समझ में आएगा कि दिन और रात यानी 24 घंटे फहराए जा सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शन देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 24 घंटे तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कही कि दिन और रात फहराया जा सकता है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है, ये ऑप्शन में ही मतलब वहां पे पैराग्राफ में ही नहीं है। सूर्योदय के बाद ही फहराया जा सकता है, ये भी नहीं होगा आपका। केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है, ये भी नहीं है। इसमें जो आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम समय में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करिएगा, घर पे ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ऐसे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस की थी, एग्जाम हॉल में भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। कम समय में मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, मतलब पैराग्राफ मैंने कम ही समय में सॉल्व कर लिया था, क्योंकि यहीं से आपका टाइम बच पाता है। क्वेश्चन लेंथी होते हैं, उनको पढ़ने में टाइम लगता है, उनको समझने में भी टाइम लगता है, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए इनफ। लेकिन जो पैराग्राफ होते हैं अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, तो इसमें समय भी बचता है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट आपको की पॉइंट उठाना है, सीधे जो पे मतलब जो पैसेज है उस पर जाना है, की पॉइंट ढूंढ के आगे एक लाइन या आगे पढ़ेंगे या पीछे पढ़ेंगे उसी के आसपास उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम भी बचता है, तो आपको यही करना है। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन गेन करने, कम समय में आपको बहुत ज़्यादा समझना है, तो आप ऐसे ही तरीका अपनाइएगा, आपका जो है पैसेज अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और 15 आएंगे। ठीक है, तो इसमें बात कही गई, अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो सबसे ऊपर पूछा गया है कौन सा रंग है। अब हम लोग पैराग्राफ पे चलेंगे कि सबसे ऊपर जो रंग होता है, यानी ये यहाँ पे देख सकते हैं रंगों के बारे में दिया गया है। तो इसमें बात ये कही गई, यहाँ पे देख सकते हैं 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया। आपको आंसर मिल गया कि यानी 3 जो रंग के राष्ट्रीय ध्वज हैं उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग है, केसरिया है। अब केसरिया है, हम लोगों ने आंसर देख लिया। अब ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे केसरिया गिवन है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कितना इजी है, मतलब आप पहले पैराग्राफ पढ़ते फिर क्वेश्चन पे आते तो उसमें बहुत समय लगता, लेकिन आप फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, सीधे की पॉइंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सा रंग है, आप पैराग्राफ पे गए, केसरिया रंग है, आपने टिक के आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, कम समय में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हरा रंग किसका परिचायक है, यानी जो हरा रंग है। अब हम लोग हरा रंग जो है उसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि अभी मैं हम लोगों ने रंग के बारे में यहीं पे देखा था, तो उसी के पास जो हरा रंग है उसका होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है हरा रंग संपन्नता और खुशहाली, मतलब खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है, यानी संपन्नता और खुशहाली। अब हम लोग पैराग्राफ पे चलते हैं, इसमें बात कही गई जो हरा रंग है, देखिए इसमें शांति है, समृद्धि है, साहस है, बलिदान है। तो उसमें बात कही गई थी संपन्नता और मतलब खुशहाली का, तो ये आपका समृद्ध का हो जाएगा, क्योंकि इसमें शांति, क्योंकि मतलब कुशलता
मतलब खुशहालिता और संपन्नता की बात कही गई थी। तो संपन्नता जब आपकी समृद्धि, यानी जब समृद्धि आपका विकास होगा तभी जाके आएगी खुशहाली, तभी इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शांति, साहस, बलिदान की बात नहीं की गई है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है, ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है, यानी जो ध्वजारोहण होता है उसकी क्या प्रक्रिया है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अब हम लोग पैराग्राफ पे चलेंगे। जो ध्वजारोहण है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ध्वजारोहण लिखा हुआ है। देखिए की पॉइंट उठाइए, उसी के एक लाइन आगे आगे पढ़ लेंगे, एक दो लाइनें या फिर पीछे, उसी का आंसर मिल जाता है आगे पीछे। तो आप क्या करेंगे, आप की पॉइंट उठाया ध्वजारोहण है, तो उसमें बात ये की गई है कि ध्वजारोहण जो है वो कैसे, एक मिनट फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है, यानी जो ध्वजारोहण होता है उसका प्रोसेस क्या है। तो इस पे यहाँ पे लिखा हुआ ध्वजारोहण, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराया जाता है, यानी जो रस्सी होती है उसको नीचे से खींच करके ऊपर फहराते हैं। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए आप ये भी कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर ऑप्शन देख लीजिए, फिर आप जाके मतलब पैराग्राफ में आंसर ढूंढ सकते हैं। बट उससे ये क्या होगा कि आपके जो ऑप्शन होंगे वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कौन से ऑप्शन थे। लेकिन आप सीधे क्वेश्चन को पढ़िए, की पॉइंट उठाइए, पैराग्राफ पे जाइए, वहाँ की पॉइंट के आगे पीछे आपको आंसर मिल जाएगा। आप वहाँ से आंसर उठाइए और फिर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो बात कही गई थी ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है, मैंने पैराग्राफ में अभी देखा कि रस्सी को नीचे से पकड़कर खींचते हैं, फिर जो है झंडा है, तिरंगा जो है उसको फहराया जाता है। तो इसमें बात कही कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, यही आपका सही हो जाएगा। खंबे पर बांधकर ध्वज को फहराना, मतलब ध्वज को खोलना, ये ऑप्शन में ही नहीं, मतलब पैराग्राफ में ही नहीं दिया गया था। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी, क्योंकि खंबे की कोई बात नहीं की गई थी। इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें जो है आता है आपका ग्रामर, क्योंकि ग्रामर से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर आप देख सकते हैं कितनी इजी है, क्योंकि ग्रामर अगर आप एक एक ये ऑप्शन है, एक ये है, यानी 2 नंबर के आता है आपका ग्रामर। तो 2 नंबर ग्रामर के लिए आप पूरी व्याकरण पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर व्याकरण ही पढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि सभी का सिलेबस ज़्यादा होता है। यानी ये तो नहीं है कि ग्रामर आपकी एक घंटे में या 2 घंटे में समाप्त हो जाएगी। तो ये जो ग्रामर के 2 क्वेश्चन आते हैं वो पैराग्राफ से ही रिलेट करते हैं। आपका इतना दिमाग बिल्ड हो चुका है इस स्टेज पे कि आप कर सकते हो। जैसे सूर्योदय की संधि विच्छेद आपको करनी है तो आपको आराम से कर लोगे, इसके लिए आपको कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ग्रामर तो सभी ने अभी तक पढ़ रखी होगी। यानी आपने 6 टू मतलब 6, 7, 8 में भी पढ़ी होगी, 9 टू 10th में भी पढ़ी होगी, 11, 12th में भी पढ़ी होगी। उसके बाद जो भी आपने आगे डिग्री ली होगी, यानी डीएलएड या बीटीसी, उसमें भी आपने पढ़ रखी होगी। तो इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका होता है इस स्टेज पे, तो इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 96 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद करना है। तो सूर्य प्लस उदय होगा या फिर सूर्य प्लस उदय होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है। देखिए एक आता है मतलब संधि विच्छेद से आ जाता है जो कि ग्रामर से होता है, एक ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है शब्द भिन्न है, यानी 3 ऑप्शन एक जैसे दिए होंगे। ठीक है, एक जो होगा वो चेंज होगा। तो आपको इतना मतलब समझ में आ जाता है, जब आप चारों पैराग्राफ पढ़ोगे, मतलब चारों ऑप्शन पढ़ोगे, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो वो तीनों से मैच नहीं खा रहा होगा, वो अलग ही होगा, वो आपको टिक कर देना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें बात ये कही गई कौन सा शब्द भिन्न है, यानी श्वेत, केसरिया और हरा। देखिए ये कलर के बारे में बात कही जा रही है, 3 ऑप्शन एक जैसे आपको नजर आ रहे होंगे, यानी जो श्वेत है, केसरिया और हरा है, तो ये तीनों एक हैं, क्योंकि ये कलर के बारे में बात की जा रही। लेकिन वहीं पे जो चक्र है, चक्र आपको अलग लग रहा होगा कि ये अलग शब्द लग रहा है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भिन्न पूछा है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक संधि विच्छेद से आता है, बस। यानी कि मान लीजिए ये तो आपका ग्रामर का है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड पूछ रहा है कि आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन चेंज होगा। लेकिन एक जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से मतलब व्याकरण से आता है। तो एक दो क्वेश्चन के लिए आपको व्याकरण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा, यानी नियमों के अनुसार जो है ये पूरा, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो नियमानुसार होगा या फिर नियमानुसार होगा या नियम अनुसार होगा या फिर नियमानुसार होगा। तो इसमें जो आपका है 90
3 जो दिया गया है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नियमानुसार, यानी नियमों के अनुसार बताया गया है, ये विच्छेद कर दिया गया है, ये एक ही में इसको एक शब्द इसके लिए बताना था तो आपका नियमानुसार हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्र में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो जो 99 का है इसमें राष्ट्रीय में बताना है कि प्रत्यय क्या है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ई प्रत्यय है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय लास्ट में ई आ रहा है तो ई प्रत्यय हो जाएगा, तो ये भी आपका फर्स्ट मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको पैराग्राफ को सॉल्व करना है। अब हम लोग पैसेज जो है अब गद्यांश अब काव्यांश हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आपको जो पैसेज है वो ऐसे ही सॉल्व करना है, ग्रामर मत सॉल्व करना, मतलब ग्रामर के पीछे मत पड़िएगा। 1-2 नंबर की ग्रामर आती है, आप अच्छे से कर लोगे क्योंकि टफ ग्रामर नहीं पूछता है, ठीक है। तो पैराग्राफ को आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, पहले पैराग्राफ को मत पढ़िए, सीधे आप क्वेश्चन पे आइए, फिर पैराग्राफ मतलब क्वेश्चन पे की पॉइंट ढूंढिए, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ पे जाइए। आपको ऐसे ही कम समय में जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभी आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, मतलब इतना ईजिली नहीं है, बट जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 2 से 3 जब पैसेज आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यही मेथड ईजी लगने लगेगा, ठीक है, और कम समय में आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो काव्यांश है, क्योंकि काव्यांश से भी क्वेश्चन आते हैं तभी जाके आपके 15 नंबर होते हैं, यानी 15 नंबर का ये होता है, बाकी 15 नंबर का जो होता है पैरागोजी के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अब जो है काव्यांश जो होता है, देखिए काव्यांश को पूरा आपको पढ़ लेना है सरसरी निगाहों में फटाफट से, उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा जो काव्यांश है किस बारे में कहा जा रहा है, यानी किस देशभक्ति के बारे में है, या फिर मतलब नेचर के बारे में है, या किसी मतलब स्त्री के बारे में है, या फिर किसके बारे में दिया गया है। तो जब आप पैराग्राफ को मतलब जो काव्यांश होता है उसको जब एक बार सरसरी निगाहों में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में दिया गया है, यानी उसका सेंस आपको निकल के सामने आपके आ जाएगा। तो पैराग्राफ को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, मतलब काव्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाहों युगों का खून पसीना, कुछ ना करेगा किया मतलब किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर ना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो इसमें बात ये की जा रही है कि कुछ भी बनो बट कायर मत बनो, यानी कि कुछ भी अपनी लाइफ में करते रहो, ये नहीं कि मतलब अगर सामने वाला आपको मतलब आप पे कुछ मतलब करना चाह रहा, आरोप लगाना चाह रहा है या फिर आपको दंडित करना चाह रहा, तो ये नहीं आप कायर बन के उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है, यानी कवि जो है वो पाहन को किस संबंध में प्रयुक्त कर रहा है। तो अब इसमें की पॉइंट क्या है, पाहन। अब हम लोग पाहन को उठाएंगे, सीधे जो है काव्यांश उस पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है तेरी राह रोकते पाहन, यानी जो राह है वो रोक रहे हैं, यानी अवरुद्ध उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये आपने की पॉइंट ढूंढ के आंसर निकाल लिया। अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया गया है खुशियों भरे मतलब खुशियां भरने के, दुख देखने के लिए, बाधा ना डालने के लिए। तो वहां पे बात कही गई है कि जो पाहन तुम्हारा मतलब रास्ता रोक रहे हैं, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मार्ग अवरुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है, कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए, यानी जो कवि है वो क्या कह रहा है, क्या ना बनो, परिश्रमी, साहसी, कोमल। तो ये तो मतलब जो कवि है वो बात कह रहा है कि आप परिश्रमी बनो, साहसी बनो, ठीक है, किसी के सामने आत्मसमर्पण मत करो। लेकिन जो है कायर बनने के लिए वो कहता है कि कायर मत बनो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कुछ भी बन मत मतलब कुछ भी बन पर कायर मत बन। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, यानी जो कवि है वो क्या कह रहा है, किसके प्रति जो है आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन मतलब जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, यानी जो दुष्ट हैं लोग हैं उनको आत्मसमर्पण आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन मिल गया। अब हम लोग आंसर पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है आत्मसमर्पण नहीं करना है, तो प्राकृति, अनुज और स्वयं, यहाँ पे आपको दुष्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई मतलब दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना है। तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपको काव्यांश को ऐसे सॉल्व करना है, यानी एक बार काव्यांश को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि काव्यांश जो होता है छोटी छोटी लाइनें का होता है, आप फटाफट से पढ़ लोगे 2 मिनट में।
उसको आप ये मतलब जो काव्यांश पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस बारे में दिया गया है। तो काव्यांश का ये मतलब, क्योंकि काव्यांश में टू द जब की पॉइंट उठा भी लोगे तो आप वैसी ही लाइन छप के आंसर में नहीं आता है, उसका आपको मतलब निकालना पड़ता है, यानी उसका अर्थ निकालना पड़ता है कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा, फिर आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए काव्यांश जो है उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि काव्यांश जो है किस बारे में दिया गया है, तो आप उसका अर्थ थोड़ा बहुत रिलेट करके निकाल पाओगे। लेकिन जो पैसेज होते हैं उसको आपको पढ़ना नहीं है, सीधे आंसर पे जाना है। ठीक, तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका मतलब 100% है 15 और 15 आ जाएंगे। मेरे खुद के आए हुए हैं, बहुत से ऐसे लर्नर हैं जिनके आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। आपको हफ्ते में एक बार जरूर जो है जो पैसेज है उसको आप सॉल्व करिएगा हफ्ते में एक बार, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने में अगर आप हफ्ते में एक बार भी पैसे सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारे जो सेट हैं आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन पैसे सॉल्व करने के लिए आप सिंपली बात ये है कि जो प्रीवियस के हैं, यानी जो 2022 में ऑनलाइन एग्जाम हुए उसमें आप कोई भी एक सेट उठा के करिए, जितने भी प्रीवियस के हैं मतलब पैसेज वही आप सॉल्व करिएगा। मतलब कहीं से भी मॉक टेस्ट या कहीं से बुक लेके जो पैसेज हैं उनको सॉल्व नहीं करना। जो पिछले साल पूछे गए हैं उनको आप जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि जो पैसेज हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, वो काफ़ी उन्हीं से रिलेट करके पैसेज जो हैं पूछे भी जाते हैं। मतलब सेम वही रिपीट नहीं होता है, बट उसी से रिलेट करके पूछा जाता है। तो आप पुराने जितने भी पैसेज हैं वही सॉल्व करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है? तो यानी कि जो समझौतावादी व्यर्थ है, यानी जो समझौते के अनुसार जीवन जीना मतलब जीते हैं हम लोग, तो वो व्यर्थ है, यानी उसका कोई महत्व नहीं है। अब उसमें क्या बताया गया, इस पंक्ति जो है या भाव जो है किस पंक्ति में आया, तो इसमें तो आपको यही ऑप्शन में भी अभी आंसर मिल जाएगा। यानी अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, मतलब मनुज को, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कुछ ना करेगा क्या क्या करेगा। तो इसमें बात आ रही है कि समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, तो यानी यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ले देकर जीना क्या जीना, यानी अगर आप ले देकर जी रहे हो तो वो जीना एक जीना नहीं होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात कहेगी, यानी समझौतावादी जो जीवन होता है वो व्यर्थ होता है। यानी अगर आप समझौते के अनुसार जीवन अपना जी रहे हो तो वो व्यर्थ है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 पे चलते हैं। मानवता ने तुझको सींचा पंक्ति का आशय है, यानी जो मानवता ने तुमको सींचा उस पंक्ति का आशय बताना है। तो यही भी मतलब उसका भी, यानी इस ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको पैसे मतलब काव्यांश पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका भाव पंक्ति का आशय हमको बताना है और हमने पहले ही काव्यांश पढ़ रखा है। तो उसमें इतना समझ में आ गया है कि मनुष्य के बारे में बताया गया है, यानी मनुष्य को साहसी बनना है, निरंतर आगे चलते रहना है, कायर बन के नहीं जीना है। ठीक है, तो इसमें बात ये कही गई, मानवता ने तुझको सींचा, मानवीय गुणों का पोषण या मानवता का अभाव या मानव द्वारा सिंचाई करना या फिर मानवता में विश्वास। तो मानव द्वारा सिंचाई कोई फसल की यहाँ पे बात नहीं की जा रही, मानवता में विश्वास की भी यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि मानवता ने तुमको सींचा, यानी जो मानवता है वो उसका मतलब उसने तुम्हारी केयर की है या फिर मान लीजिए कि तुम्हारी देखभाल उसने की है, तो मानवता का अभाव भी नहीं होगा। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मानवीय गुणों का पोषण, यानी जो मानव लोगों के गुण हैं, ठीक है, उनका जो पोषण है यानी जो उनकी देखभाल है, जो उनकी केयर है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो है, कातर का अर्थ है, यानी जो कातर है उसका अर्थ क्या है? संकोच, निरज्जल या फिर अविश्वास या फिर भयाकुल। तो जो भयाकुल है या फिर संकोच, तो कातर का अर्थ ही होता है इसमें संकोच, यानी जो संकोच के अनुसार आपको अपना जीवन नहीं जीना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था काव्यांश, वो भी आपका सॉल्व हो गया। एक हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ रही है, यानी जो एक लड़की है वो कक्षा 2 की है, वह अंग्रेजी पढ़ रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है, यानी आदेश भी दे रही है और निर्देश भी दे रही है, जिससे कि अब जो विद्यार्थी हैं आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है, यानी वो निर्देश भी दे रही है और साथ साथ आदेश भी दे रही है। तो भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? परामर्श कोश, तो परामर्श अगर वो दे रही होती तो सलाह दे रही होती, बट वो निर्देश भी दे रही है और आदेश भी दे रही है। समग्र भौतिक प्रक्रिया है या फिर संप्रेषणात्मक उपागम है मानवीय उपागम। तो संप्रेषणात्मक उपागम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही, यानी डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा, वो सीधे आदेश दे रही है और साथ में निर्देश भी दे रही है।
ठीक है। मानवीय उपागम भी आपका नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा समग्र भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, साथ ही साथ काव्यांश भी सॉल्व किया और पैसेज भी सॉल्व किया। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए, काव्यांश को सॉल्व करने के लिए पहले आपको काव्यांश एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ये होगा कि आपको समझ में आएगा किस सेंस में जो है काव्यांश है। फिर उसमें, क्योंकि इसका टू द पॉइंट आपको आंसर नहीं मिलता है, इसमें आपको अर्थ निकालना पड़ता है थोड़ा बहुत रिलेट करके। तो जब आप पहले से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा और फिर आप अर्थ निकाल लोगे। तो काव्यांश को आपको ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन जो वो पैसेज है उसको आपको सीधे क्वेश्चन पे जा करके फिर सॉल्व करना है। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपके 15 नंबर आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से आ जाएंगे आप, क्योंकि 15 नंबर आपके हिंदी में मिल जाएंगे। यहाँ से पेडागोजी आप हिंदी की सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप मान लीजिए 15 नंबर की आती है, तो आप वहाँ से अगर बहुत अच्छी है तब भी जाके आपके 12 या 13 नंबर वहाँ से आप ले आएंगे। लेकिन जो ये है इसमें आप 15 में 15 ला सकते हैं। करना क्या है, सीधे थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से जो है पैसेज को सॉल्व करना है, इसमें आपके अच्छे से नंबर आ जाएंगे, इसमें नंबर भी नहीं कटते हैं। ठीक है, लेकिन पेडागोजी जो होती है उसमें आप चाहे जितना भी कर लो अच्छे से, तो 1-2 नंबर जो होते हैं माइनस हो ही जाते हैं, क्योंकि पूरी अगर आ भी रही होगी आपको पेडागोजी, तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना होता है कि क्वेश्चन आ रहा हुआ भी गलत हो रहा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है आपके 13 मतलब 12-13 या बहुत अच्छी तो 14 भी ला सकते हैं, लेकिन इसमें आप 15 और 15 ला सकते हैं। तो इसलिए पैसेज को सॉल्व करिए। लैंग्वेज 1 में भी आती है 15 नंबर की, और लैंग्वेज 2 में भी आता है 15 नंबर का। तो ये 30 नंबर आपके अच्छे खासे मिल जाते हैं। और जब 30 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे, सीडीपी भी अगर आपकी बेस्ट है तो उसमें भी आपके 30 में 30 आ जाते हैं। बहुत से कैंडिडेट के आए हुए हैं अच्छे से उसमें, अगर आपने, क्योंकि इसमें जो है टॉपिक फिक्स रहते हैं कि ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का भी तरीका फिक्स है कि आखिर पूछेगा क्वेश्चन तो थ्योरी से ही तो पूछेगा, आउट ऑफ थ्योरी तो क्वेश्चन बना नहीं देंगे एग्जामिनर। तो इसलिए रहता है वहाँ पे भी सीडीपी में जो है 30 ऑफ 30 आ जाते हैं। लेकिन ईवीएस जो होती है उसमें 30 ऑफ 30 आना बहुत ही रेयर रहता है, क्योंकि ईवीएस में 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो घुमाए हुए होते हैं, जो लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं, पर समझ में आना मुश्किल होता है। तो इसलिए वहाँ पे भी आपके 28 नंबर आ जाते हैं या फिर 29 नंबर आ जाएंगे। 30 में 30 बहुत ही 1-2 ऐसे हैं कैंडिडेट जिनके आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आते हैं, बहुत लोगों के आए हुए होंगे, बट जितना सीडीपी में 30 ऑफ 30 आए हुए हैं उतना ईवीएस में नहीं आते हैं। ठीक, तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा। आपके पैराग्राफ के जो हैं पैसेज से आपको अगर 30 नंबर मिल जा रहे हैं तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए। जो 2 नंबर की ग्रामर आती है, अब 30 नंबर ज़्यादा स्कोरिंग है कि 2 नंबर ज़्यादा स्कोरिंग है, 30 नंबर के पीछे आप भागिए, 2 नंबर के पीछे आप ग्रामर पढ़ रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि जो ग्रामर है बिल्कुल बच्चों वाली आती है, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। पैसेज उनको आप सॉल्व करिए। ठीक है, हफ्ते में एक बार सॉल्व करिए लैंग्वेज 1, मतलब अगर आपके पास लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आप हिंदी का पैराग्राफ सॉल्व करिए, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी आपने लैंग्वेज ले रखी है उसका पैराग्राफ हफ्ते में एक बार जरूर सॉल्व करिए। आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि पेपर 1 में भी 30 नंबर का आता है, क्योंकि आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में पैराग्राफ आते हैं, पैसेज आते हैं, आप वहाँ से 30 नंबर मिल जाएंगे। पेपर 2 में भी 2 आते हैं, तो यहाँ से भी आपको 30 नंबर, तो यानी 30-30 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो आपका पेपर जो है अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पैराग्राफ को अच्छे से समझ के सॉल्व करना होगा। मैंने जो मेथड बताया है आप लोग यही फॉलो करिएगा, आपका पैराग्राफ अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आप घर पे प्रैक्टिस करिए 1-2 बार, ऐसे ही जैसे मैंने बताया हुआ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलती है। इस पे हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है, यानी जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन है, यानी 2011 से लेकर के 2024 जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ है, ये सारे आपको पेपर यहीं पे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, मैथ, पेडागोजी है, और बाकी आपका ईवीएस है। तो सारे जो मतलब सब्जेक्ट के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सीडीपी की एक क्लास आपको मिल गई होगी, उसमें हम लोगों ने 28 दिसंबर 2022 का पेपर सॉल्व किया है, प्रॉपर तरीके से डिस्कस भी किया है, क्योंकि जो मतलब क्वेश्चन है अगर उनसे आसपास के टॉपिक्स अगर मैं डिस्कस कर दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी तो आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। पूरा उसमें मतलब हिंदी पेडागोजी, सीडीपी, मैथ, ईवीएस मतलब चारों सब्जेक्टों की आपको अच्छी खासी उसमें
जो है क्लासेस मिल जाएंगी। जितने भी 2011 से 2022 के जितने भी मतलब मॉडल पेपर हैं, मतलब प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सेट हुए हैं, आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग 3 बजे की क्लास को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक हम लोगों के हो चुके हैं। तो अब प्रीवियस के क्वेश्चन ही करने हैं जो 3 बजे की क्लास है। लेकिन 5 बजे की जो क्लास है उसमें हम लोग जो सोशल साइंस की थ्योरी है वो कवर कर रहे हैं। तो आप लोग पेपर 2 वाले अगर आप कैंडिडेट जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। 5 बजे वाली क्लास में हम लोग थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जैसा मैंने मेथड बताया हुआ है मतलब पैराग्राफ को सॉल्व करने का, अगर आपको हेल्प मतलब आपके लिए अच्छा फील मतलब आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्प मिली हो, पैराग्राफ को सॉल्व करने में आपको अगर हेल्प मिली है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू।